ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग जो है अब बच्चों की चीख पुकार में बदल गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है कि रात के अंधेरों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला बोला है। और इस हमले में आपको भी पता है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए हैं, लेकिन आईआरजीसी जो है कि बदला लेने के लिए लगातार दोनों देशों पर, या फिर हम ये कह लें कि मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि परमाणु जो उनके ठिकाने थे वो तबाह हो चुके हैं। तेहरान जो है कि आग की लपटों में जल रहा है। तो क्या ये युद्ध जो चल रही है, ये इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने के लिए और बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पर बहुत बड़े हमले हुए हैं दोनों तीनों देशों की तरफ से, वहाँ पर कई जहाज़ें भी डूबे हुए हैं, ये खबर सामने आ रही है। तेल की कीमतें जो हैं कि आसमान छू रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम सब लोग जानेंगे कि क्या ये युद्ध जो चल रहा है कितने दिनों में ख़त्म होगी, अगर ख़त्म होगी तो किन किन शर्तों पर ख़त्म होगी। तो इन सभी मुद्दों पर जानने के लिए शरद कोहली जी, पहला क्वेश्चन तो यही है कि युद्ध का जो असली उद्देश्य है वो क्या है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका आज से नहीं, आप देखेंगे कई वर्षों से ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, कारण दो नज़र आते हैं। एक तो ऑयल ईरान का, जो वेनेजुएला में ट्रम्प साहब ने किया, आपको पता, ऑयल पे उनकी नज़र थी, ईरान के ऑयल पे उनकी नज़र थी, वो उनको वो ऑयल चाहिए किसी भी कीमत पर। दूसरा, इजराइल के अपने कारण थे, क्योंकि ईरान लगातार ज्यूज़ हैं, आपको पता है, इजराइल जो है वो उसको ज्यूज़ चलाते हैं। तो इनकी और जो शिया मुस्लिम ईरान में रहते हैं उनकी आपस में कई सालों से ठनी हुई थी। और इजराइल को ही लगता था, और बाद में अमेरिका को भी लगने लगा था, कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो केवल और केवल हमें मारने के लिए बना रहा है जी। तो उनको ये अंदेशा, अंदर से एक डर बैठता गया कि इनका और कोई लक्ष्य नहीं। और कुछ वहाँ से बयान भी इस प्रकार के आते थे जब जब आपस में टेंशन होती थी। प्लस ईरान ने क्या किया, हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, ये उन्होंने 3 प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर दी, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में जिनको पाया गया। और इनको लगने लगा कि ये भी, और बीच बीच में शिप्स भी अटैक, कभी अमेरिका की शिप अटैक कर, कभी किसी और देश की। तो इससे अब कन्विंस हो गए थे अमेरिका भी और इजराइल भी कि ईरान का लक्ष्य खाली, ईरान का टारगेट लक्ष्य खाली हम ही लोग हैं, तो इसको किसी भी तरीके से रोकना है। ऑयल, मैंने आपको बताया, वो कारण पहले ही था। तो अब जब बातचीत चलती रही, होती रही, ओमान ने दखलंदाजी करी, जिनीवा में करी, वो उन सब चीज़ों में हम बहुत लंबी उसकी दास्तां है, उसमें हम ना जाके फाइनली ऐसे पॉइंट पे आ गया कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने भी ऐसी जानकारी में आया, फ़ोन किया अमेरिका को बार बार, इनको करो, क्योंकि वहाँ शिया और सुन्नी मुस्लिम का भी आपस में, आप जानते हैं, ये तो कहीं बनती नहीं है, कहीं बनती है, कहीं नहीं बनती है। इजराइल ने बार बार फ़ोन किया कि अब करो, तो अमेरिका ने इजराइल को गो हेड किया कि अब आप करो, हम पीछे तुम्हारे साथ खड़े हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम भी उसमें आएंगे। अब जो ये देखिए, अब ये तो था बैकग्राउंड, तो जो होना था वो तो हो गया। अब हम वहाँ पर आए जो अब चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आनंद के अब अमेरिका वहाँ जाके फंस गया है। फंस गया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 1-2-4 दिन युद्ध होगा, 2 दिन होगा, उनका खमेनाई साहब को खात्मा करने का तो लक्ष्य पूरा हो गया जी। पर उन्होंने सोचा था यहीं पर आके मामला रुक जाएगा, यहाँ पर आके रजीम चेंज हो जाएगी, हम अपने सैनिक वहाँ पर उतारेंगे और कोई ये हटेंगे, कोई दूसरा आएगा, वो जैसे वेनेजुएला में हुआ, वो अमेरिका का फेवर करेगा, रजीम चेंज कर देंगे, जो इराक में उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया था। परंतु यहाँ पर मुझे लग रहा है उनकी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई, क्योंकि 48 मुख्य लीडर्स मरने के बाद भी मीटिंग चल रही थी, आपको पता होगा, वहाँ पर बम गिराया गया, उनके इंटेलिजेंस ने काम किया पर बम गिराया गया। 48 टॉप लीडर, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, खमीनाई साहब का पूरा परिवार हो गया, पुराने अहमद निजाद एक प्रेसिडेंट होते थे वो भी चले गए, उनका बेटा, बहू, पोती, नाती, सब दामाद सब चले गए। पर उसके बाद भी मुझे लग रहा है खमीनाई साहब का वहाँ पर इस प्रकार से होल्ड था कि लोग सड़कों पे निकल आए और पारसी में कहने लगे, बदला लो, बदला लो, बदला लो। तो बदला लो की भावना, इंतकाम की आग में तो हुआ, ये फंस में गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो उनको लग रहा था कि खमीनाई साहब के मिटने से समाप्त हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आनंद के खमीनाई साहब के जाने से ये शुरू हुआ है जी। मैं इसको अगर दूसरे तरीके से देख रहा हूँ,
और ये कैसे देख रहा हूँ मैं, इसमें कोई एक्सपर्ट कमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि यूएई हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, आप सऊदी अरेबिया हो गया, अरामको हो गया। ईरान को जब ये लगने लगा कि हमारे पास वो हथियार तो नहीं है जो शायद अमेरिका और इजराइल के पास हैं, हम पर मिसाइल्स में ईरान की मास्टरी है। मिसाइल्स के मामले में ईरान का बड़ा नाम है, ड्रोन्स के मामले में ईरान का बड़ा नाम है, बहुत देशों को वो सप्लाई भी करता था, ये सब आप इस बात को जानते हैं। तो उसने इन मिसाइल्स का प्रयोग, जब उसको लगा कि हम अमेरिका तक तो हमारी मिसाइल नहीं पहुंच सकती, अमेरिका वहां से बहुत दूर है, आपको पता है पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन पार करके अगर अमेरिका को, उसने क्या किया कि जो जो एसेट्स अमेरिका के, उदाहरण मैं लेता हूं, दुबई ले लीजिए आप, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं दुबई, मुझे लग रहा है बहुत सारे न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, दर्शक शायद दुबई गए भी होंगे या उनके रिश्तेदार गए होंगे। दुबई में माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, अमेजॉन, अमेरिका की इन बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ पर दफ्तर हैं। अब अबू धाबी में अमेरिका का आर्मी मिलिट्री बेस भी है, बहरीन में बेस है, ओमान में बेस है, सऊदी अरेबिया में बेस है। उसने इन बेसिस को और इन एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया कि क्योंकि हम अमेरिका से सीधी टक्कर तो नहीं ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु हम उनके नाक में दम कर देंगे और वो लोग इन पे प्रेशर डालेंगे, भैया इसको बंद करो जी। तो ईरान ने ये टैक्टिक चली है। और ये टैक्टिक मैं अगर, हालांकि थोड़ा जल्दी होगा कहना, पर मुझे लग रहा है उनकी ये टैक्टिक उनके नाक में दम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है 33 किलोमीटर का गलियारा है, जहाँ से लगभग भारत को 60% तेल आते हैं और लगभग पाकिस्तान को 90%। तो यहाँ पर अभी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने इसको बंद करने की तैयारी कर ली या फिर लगभग बंद भी कर चुका है और इसको लेकर के सऊदी और ईरान की लड़ाई चलती है। तो इससे बंद होने से क्या भारत में तेल की जो दाम है, कीमतें हैं, वो और उछाल मारेगी या फिर तेल का जो निर्यात है कहीं और से भी होगा? देखिए, भारत का लगभग आधा तेल उस रूट से आता है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत पतला सा एक गलियारा है जहाँ से आता है, दुनिया का 20%, भारत का आधा। हाँ। तो अब इसके बंद होने से क्या होगा कि जो बाकी का आधा जहाँ से आता है, जिसमें वेनेजुएला की नई दुकान खोली है ट्रम्प साहब ने, वहाँ से और भी जगह है, तो भारत को ज़्यादा वहाँ से लेना पड़ेगा। उसमें समस्या ये है कि या तो वो तेल की जो क्वालिटी है वो फ़र्क है, वो ब्रेंट नहीं है। दो तरीके का तेल होता है, एक ब्रेंट होता है, एक वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, उसको WTI कहते हैं। उसमें रिफाइनिंग में कीमत भी ज़्यादा लगती है और उसकी आउटपुट भी कम होती है। तो भारत को वो जो बाकी की 50% के सप्लाई के सोर्सेज हैं, वहाँ से इसको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी समस्या है, उसमें समस्या ये कि वो रूट बहुत लंबा है, मतलब वो कान ऐसे ना पकड़ के, ये घूम के पकड़ना पड़ेंगे आपको। तो इसलिए वो महंगा पड़ेगा तेल, उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, और प्लस पहले ही क्रूड के दाम बढ़ गए हैं तो डबल मार पड़ेगी। एक तरफ क्रूड के दाम बढ़ गए और दूसरी तरफ आपको उसकी शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्लस आनंद आने में भी देर होगी क्योंकि वो तो लंबे रूट के घूम के आना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो भारत में आपको क्रूड की थोड़ी सी समस्या, कुछ दिन का तो स्टॉक हमारे पास होता है, पर कितने दिन का स्टॉक है ये तो ऑयल कंपनीज पूरी तरह से खोलती नहीं है कितने दिन का बाकी है, क्योंकि पैनिक ना क्रिएट हो जाए। पर ये सच है कि अगर ये समस्या लंबे वक्त तक चली और अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया पूरी तरह से, तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाने वाले। अभी इस समय भी करीब 150 टैंकर वहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि अंदर हैं उसके, जो अभी वहाँ से निकल नहीं पाए हैं, और एक आध टैंकर पर हमला करने की भी खबर आई है। तो मुझे लग रहा है कि भारत में तेल का संकट आ सकता है अगर ये लंबे वक्त तक चले, क्योंकि भारत 87% अपनी देश की ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी करता है, क्रूड ऑयल की। तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और आगे जाके महंगाई जो कि बड़ी मुश्किल से भारत में अब थोड़ी थोड़ी काबू में आई है, वो महंगाई यहाँ से फिर से एक बार ऊपर की तरफ जा सकती है। ये रिस्क भारत के सिर पर मंडरा रहे हैं अगर ये लड़ाई जल्दी समाप्त नहीं होती। बिल्कुल, देखिए अब ट्रम्प का बयान भी आया है, अभी ताज़ा बयान उनका ये आ रहा है कि ईरान जो है कि हार जाएगा और हमारी जीत बहुत करीब है। ट्रम्प ने साफ बोल दिया है कि लगभग उन्होंने 4 हफ्ते का समय दिया था कि युद्ध 4 हफ्ते तक चलेंगे, लेकिन अभी उनका जो बयान आ रहा है, बयान ये है कि ईरान पर बहुत जल्दी हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन IRGC या फिर ईरान की जो सेना है लगातार मिसाइलें दाग रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस है वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल में भी बहुत सारे मिसाइलों की बारिश हुई है।
ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है, इजराइल को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। तो क्या ये हमला IRGC करता रहेगा, क्योंकि खामनेई साहब तो नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में IRGC चलती थी। अब वहाँ पे IRGC का नेतृत्व अभी तो फिलहाल में उनके हाथ में अली लारीजानी नाम है, उनका सलाहकार थे खामनेई साहब के। वो है कि आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, लगातार हमला हो रहा है, लगातार मतलब एक तरीके से तबाही मची हुई है। लेकिन ईरान के जवाबी हमलों के बीच में भी इजराइल और अमेरिका ऐसी ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है कि मतलब देख करके रूह कांप जाए। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि स्कूल पर हमला कर दिया और उस हमले में लगभग 165 लोगों की जान चली गई। और इसे लेकर के आज ईरान UN पहुंचा हुआ है और UN में जाकर के बताया गया है कि ये अपराध जो है युद्ध अपराध है और ईरान, इजराइल और अमेरिका को इस पर रुक जाना चाहिए, अब हमला नहीं करना चाहिए। तो इस पर क्या अमेरिका बात मानेगा UN में जाकर के इस मुद्दे को? देखिए, UN तो उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं UN की अब ना तो बात में वजन है, ना UN की बात कोई मानता है। आप ये हम सब जानते हैं, UN जब बना था 1945 में, वहाँ से आज तक अपनी शक्ति खो चुका है, तो UN की बात तो कोई मानने वाला है नहीं। पर एक ज़मीनी हकीकत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इस प्रकार से लगातार ईरान पर हमले करते रहे, तो ये तो आप मानेंगे बात को कि ईरान बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये अब वहाँ टारगेट कर रहे हैं जहाँ से मिसाइल निकल के आ रही है, ये उसको टारगेट किए, मिसाइल बार बार छोड़ते हैं तो हम उस टारगेट को हिट करते हैं, तो ये लगातार चलता रहा, तो ये युद्ध यहाँ पर ईरान को हार माननी पड़ेगी। पर मुझे जो आनंद इसमें बड़ा खतरा नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है जो कि इसको विश्व युद्ध में तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, वो है चाइना, रशिया और यूरोप की अगर एंट्री हो जाती है। और इस प्रकार के जब युद्ध होते हैं, जिन लोगों ने न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, व्यूअर्स और दर्शकों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री अगर पढ़ी हो, मैंने बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है कि कैसे ये शुरू हुआ है, एक छोटी सी चिंगारी कैसे इतने बड़े युद्ध में बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 तो 6 साल तक चलता रहा, 1939 में शुरू हुआ, 1945 में बंद हुआ। तो ये देखिए, युद्ध में क्या होता है, एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि युद्ध में आप आज जो हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कल भी हो। युद्ध में नई नई डेवलपमेंट्स होती हैं और एकदम से पासा पलट भी जाता है, युद्ध में ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर यहाँ से चीन या रशिया की एंट्री हो जाती है, तो ये युद्ध विकराल हो जाएगा, फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। कल ईरान ने साइप्रस पे हमला किया। ये साइप्रस पे वो जगह थी जहाँ यूके का बेस था। तो यूके ने जो यूके पहले हट रहा था पीछे, फिर यूके ने बयान दिया कि हम इसमें अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है अगर यूरोप की एंट्री हो जाती है किसी वजह से, तो रशिया की भी एंट्री हो जाएगी, और अगर यूरोप रशिया की एंट्री हो गई तो ये फिर विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। पर आज जो परिस्थिति है उसके आधार पर मैंने ये कहा, मैं दोहराता हूँ कि ईरान बहुत ज़्यादा दिन तक ये तो पक्का है कि नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जो हथियार अमेरिका के पास हैं, जो हथियार इजराइल के पास हैं, वो ईरान के पास लिमिटेड है। प्लस उनकी जो टॉप ब्रास है वो जा चुकी है। इस समय जो उनकी सेकंड रंग ऑफ गवर्नेंस है, वो बदले की आग में भड़क रहे हैं। इंतकाम लो, बदला लो, बदला लो। मैंने आपको कहा ना, पारसी में वहाँ सड़कों पे लोग कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ खamenei साहब के खिलाफ भी हैं। दोनों तरीके की जनता है। तो पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए तो अल्टीमेटली ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब ईरान अगर हार जाता है तो क्या मतलब ट्रम्प का जो सपना था कि रिजिम चेंज होगा और रजा पहलवी वहाँ पर आकर के सत्ता संभालेंगे, तो क्या ये सच हो जाएगा? हाँ, फिर अगर हार जाता है तो फिर ट्रम्प साहब ने, आपको ध्यान दिएगा, सुबह एक बात बोली है या कल रात को बोली कि हम अपने ट्रूप सब देखिए, अभी तक लड़ाई चल रही है हवाई ड्रोन और मिसाइल्स या ऊपर हवाई जहाज से बम, फिर ज़मीन पर ट्रूप्स उतारे जाएंगे। पर ज़मीन पर ट्रूप्स उतारे जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है और कहाँ उनको क्या उन सिपाहियों को सामना करना पड़े ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है उससे लग रहा है ये युद्ध लंबा तो चल सकता है, पर ईरान इसको अच्छा, लोग बीच में ये भी बात भूल गए कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पहले ही इन्फ्लेशन 50% से ऊपर चल रहा है। उनकी जो करेंसी है वो बहुत बुरी तरह से डेप्रिसिएट हो चुकी है। सैंक्शंस धड़ाधड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर। तो ईरान की आम जनता में त्राहिमाम इस समय उनका ध्यान युद्ध पर है। पर जैसे ही युद्ध के बादल छटेंगे आपका ध्यान अर्थव्यवस्था पर आ जाता है कि लोगों के पास काम काज नहीं होगा, कोई रिश्तेदार मर चुका होगा, बिल्डिंगें गिर चुकी होंगी, अस्पताल गिर चुके होंगे, होटल्स गिर चुके होंगे, फैक्ट्रियाँ गिर चुकी होंगी, जहाँ लोग काम करते थे सब खत्म हो चुका होगा। तो फिर वो जनता अपना आगे कैसे गुजारा करेगी, ये एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर अगर अमेरिका बीच में आ जाता है कि हम उनको संभालेंगे, पर सवाल तो आनंद यहाँ ये उठता है कि पहले अमेरिका खुद को तो संभाल ले।
पहले जो उनके अंदर जो दिक्कत है, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने ये बात बोल दी है साफ साफ, और रिपब्लिकन के एक किसी व्यक्ति ने बोली कि आप ईरान में जाके कर रहे हो, पहले अमेरिका की कॉस्ट ऑफ लिविंग तो देख लो। तो मुझे लग रहा है मूल मुद्दा मैं कहें अगर मैं इसका निकालूं, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री भी हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक वैश्विक मंदी इस युद्ध के बाद आपको देखने को मिलेगी। पहले ही जो विकसित देश हैं वो मंदी में हैं, और ये लड़ाई तो सोने पे सुहागा का काम करेगी, बिल्कुल और ज़्यादा बद से बदतर परिस्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर इस युद्ध समाप्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध में तो हम डरे हुए हैं, पर युद्ध समाप्त होने के बाद और ज़्यादा डरने की परिस्थिति आर्थिक कारणों से बन जाएगी। बिल्कुल, तो मतलब ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो युद्ध हो रहा है उसमें मतलब तय है कि अमेरिका और इजराइल की जीत होगी, है ना। तो लगातार हालांकि अपडेट्स आ रहे हैं। मैं आपको टोक रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस बात को तय होके तो नहीं कहूँगा कि इनकी जीत होगी। मुझे लग रहा है युद्ध लंबा चलेगा। अगर इसमें किसी का हस्तक्षेप हो गया तो बात अलग है, परंतु अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ईरान कब तक अपनी, और कितनी मिसाइल्स हैं ईरान के पास, कब तक वो मिसाइल चला, उनका जो मिसाइल्स का स्टॉक है, जब वो समाप्त होने लग जाएगा, दो लड़ रहे होते हैं तो आपका बुलेट खत्म होने लग जाती है, तो उस समय क्या आप हाथ खड़ा कर देते हैं, या बिल्कुल जब वहाँ सैनिक उतर के कब्जा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति होती है। पर जरूरी बात यह है आनंद कि लड़ाई में 2 दिन एक जैसे नहीं होते, कभी भी पासा किसी भी ओर पलट सकता है, रोज एक नया दिन मान के चलिए। बिल्कुल, तो लगातार मिडिल ईस्ट से अपडेट्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।